वंश फिर से समझ गया कि उसकी बातें ऋषि को पसंद नहीं आई है, तो वो तुरंत डरते हुए अपने कांपते पैरों से केबिन से भागने लगा। सीढ़ियां चढ़ने की वजह से उसकी बहुत बुरी हालत थी। अगर वंश को उस हालत में कोई भी उसके चलने के तरीके को देख ले तो अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। वैसे ही ऋषि भी हंस रहा था। वंश के केबिन के बाहर निकलते ही ऋषि को शिलाजी दिखी, जो केबिन के अंदर ही जा रही थी। वंश ने एक नॉर्मल स्माइल पास करते हुए गुड मॉर्निंग विश करके आगे बढ़ गया। शीलाजी वंश का चलने का तरीका देखकर उनका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। वंश शीलाजी से कुछ दूर जाते ही वंश ने गुस्से में खुद से बातें करते हुए कहा, बॉस ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसकी वजह से मेरा पूरा हालत ही खराब हो गया है, और तो और मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। वंश की धीमी आवाज भी शीलाजी को सुनाई देती थी। शीलाजी का चेहरा हैरानी से भर चुका था। उसने वंश की हालत देखकर उन्हें तो कुछ और ही लग रहा था कि वंश और ऋषि के बीच में कुछ चल रहा था। शीलाजी गुस्से में ऋषि के केबिन में जाते हुए बोली, ऋषि, अभी यहाँ क्या चल रहा था? जब ऋषि की मॉम केबिन में पहुंची तो ऋषि उस वक्त अपना कॉलर सही कर रहा था। ऋषि अपने मॉम को देखकर नॉर्मल वे में कहा, कहाँ क्या चल रहा है और आप मेरे कंपनी क्यों आई है? शीलाजी ऋषि को कॉलर सही करता देख हैरानी से अपने जगह पर ही खड़ी रह गई। वंश को देखकर और ऋषि को देखकर तो उन्हें यही लग रहा था कि उसके और उसके असिस्टेंट के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। शीलाजी गुस्से में ऋषि पर झलाते हुए बोली, तुम्हारे और तुम्हारे असिस्टेंट के बीच क्या चल रहा है और तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे, बताओ मुझे। ऋषि अपने मॉम की बात सुनकर उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया और अनजाने में कहा, मुझे उसकी बातें पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उसे बस सजा दी है। ऋषि की बात सुनकर उसकी मॉम हैरानी से उसे देखने लगी। शीलाजी को अब धीरे धीरे लगने लगा कि ऋषि अब लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि अब लड़कों में है। शीलाजी गुस्से उसके वर्किंग टेबल पर हाथ पटकते हुए बोली, तुम्हें उसके साथ ये सब करना छोड़ना होगा, वरना तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। ऋषि हैरानी से अपने को देखते हुए कहा, वो गलती करेगा तो मैं उसे सजा दूंगा ही ना, इसमें मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? ऋषि सीढ़ियों वाली सजा समझ रहा था तो उसकी मॉम एक रिलेशनशिप वाली सजा समझ रही थी। शीलाजी परेशान होकर ऋषि के पास जाकर उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, तुम एक मेल असिस्टेंट के लिए तुमने अपनी डेटिंग छोड़ दी, गर्लफ्रेंड बनाना छोड़ दिया, और क्या तुम्हें अब लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रहा? ऋषि अपनी मॉम की बात सुनकर हैरानी से अपने रिवॉल्विंग चेयर से उठ खड़ा हो गया और अपने मॉम का हाथ अपने गालों से हटाते हुए कहा, मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं वंश के लिए ये सब क्यों छोड़ूंगा? मुझे लगता है मॉम, आप किसी गलतफहमी है। ऋषि को अब धीरे धीरे अपनी मॉम की बातें समझ आने लगी थी। उसकी मॉम उसके बारे में क्या समझ रही थी? शीलाजी बोली, नहीं, मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूँ। अगर ये मेरी गलतफहमी होती तो वंश अजीब सा क्यों चल रहा था और तुम भी अपना कॉलर सही कर रहे थे? इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम दोनों में। ऋषि बीच में अपनी मॉम की बात काटे हुए अपने मॉम के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे वो वाली सजा नहीं दी, मैंने बस उसे फर्स्ट फ्लोर से लगाए टॉप फ्लोर तक की 10 बार सीढ़ियां चढ़ने की सजा दी थी। और है कि मुझे गलत समझ रही हो, आप अपने बेटे को जानती हो ना कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो फिर क्यों अपने बेटे पर इतना भदा इंजम लगा रही है? मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। ऋषि की बात सुनकर शीलाजी को थोड़ा रिलीफ मिला, पर फिर उनकी नजर ऋषि के कपड़ों पर गई और फिर से ऋषि पर शक करते हुए बोली, जब तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं है तो तुम आज इतना हैंडसम बनकर क्यों आए हो? क्या तुम अपना सुंदरता उस असिस्टेंट को दिखाने के लिए इतना ड्रेसअप होकर आए हो? ऋषि अपने मॉम के सवालों से परेशान हो चुका था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी केबिन छोड़कर भाग जाए, पर उसे अपनी मॉम को समझना ही था, क्योंकि अगर उसने क्लियर नहीं किया तो ऐसे ही हर रोज सवाल करती रहती। ऋषि एक सांस छोड़ते हुए कहा, मॉम, मैं एक लड़के को क्यों पसंद करूंगा जबकि मेरे पास एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। शीलाजी पहले तो खुश हो गई, पर फिर से बोली, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करो, मुझे उसे बात करनी है, क्योंकि मुझे अभी तुम पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ है। ऋषि परेशान होकर हाथ से अपने माथे को रगड़ते हुए कहा, मॉम, बात करने की क्या जरूरत है? वो मेरे कंपनी ही आ रही है तो आप उसे सामने से ही देख लेना और आपका शक भी दूर हो जाएगा। शीलाजी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, उन्हें तो बस यही लग रहा था कि ऋषि उनके बातों को टाल रहा था। शीलाजी जाकर सोफे पर शांति से बैठ गई और रूही का इंतजार करने लगी। वही रेस्टोरेंट में हर एक चीज तहस नहस हो चुकी थी।
हसरत ने अपने सख्त आवाज में कहा, बॉडीगार्ड्स। उसके इतना बोलते ही कुछ बॉडीगार्ड्स हसरत की तरफ देखने लगे। हसरत ने जुनून और रूही की तरफ एक इशारा कर दिया। हसरत का इशारा समझते ही कुछ बॉडीगार्ड जुनून और रूही को रेस्टोरेंट से बाहर लेकर चले गए। आधे बॉडीगार्ड्स हसरत के थे तो कुछ बॉडीगार्ड्स उसके डैड के साथ आए थे। हसरत वैसे तो अपने साथ में बॉडीगार्ड रखना पसंद नहीं है, पर उस पर लगातार हमला होने के बाद से वो अपने साथ बॉडीगार्ड्स को तो रखता है, पर वो सब हसरत के कुछ दूरी पर रहते थे। वहीं दूसरी तरफ ऋषि के केबिन में उसकी मॉम और ऋषि वो दोनों ही रूही के आने का वेट कर रहे थे, पर फिर भी रूही कंपनी में अभी तक नहीं आई थी। तभी ऋषि के पास एक कॉल आया। ऋषि ने उस कॉल को पिक लिया। कॉल के दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, सर, रूही मैम नहीं आने वाली है और उन्होंने जॉब को भी रिजेक्ट कर दिया है। ऋषि उसकी बात सुनकर उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था और हैरान भी था कि रूही पहले उसके कंपनी में आने के लिए हाँ कर दी थी, पर ऐसा क्या हुआ कि रूही कंपनी ज्वाइन ही नहीं करेगी। ऋषि अपने मॉम की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। अब अपने मॉम के लिए उसके पास कोई जवाब या बहाना ही नहीं बचा था। ऋषि को न चाहते हुए अपने मॉम को बताना पड़ा कि रूही नहीं आ रही है। ऋषि की मॉम ये बात सुनकर ऋषि को गुस्से में देखने लगी और सोफे से खड़ी होते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारे हाथ जल्दी पीले करने पड़ेंगे, तुम बहुत बिगड़ रहे हो। क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिया है? हमने तुम्हारा हर हफ्ते की गर्लफ्रेंड बदलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम भी हसरत की तरह ना बन जाओ, इसलिए हमने तुम्हें वो करने दिया जो तुम करना चाहते थे, पर तुमने अब हद पार कर दी है। अब और नहीं, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही लड़की ढूंढकर शादी करा दूंगी। ऋषि आगे कुछ बोल पता उससे पहले ही उसकी मॉम केबिन से बाहर चली गई। वही जुनून और रूही एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रही थी। रेस्टोरेंट में जो हुआ उससे थोड़ा अभी भी शॉक्ड में थी। रूही एक स्माइल करके बोली, थैंक्स सोलमेट, तू बहुत कमाल की है, तू हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। और क्या तुमने आइडिया दिया, मुझे अब उस चिपकू के कंपनी भी नहीं जाना पड़ेगा और मॉम से भी बच जाऊंगी और मेरे पास जॉब भी होगी। जुनून के आइडिया के बाद रूही तुरंत ही ऋषि के कंपनी जाने से मना कर दी थी, क्योंकि रूही को ऋषि के कंपनी पहले से ही नहीं जाना चाहती थी, इसलिए बिना सोचे ही जॉब को रिजेक्ट कर दी थी। जुनून निराश होकर बोली, मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, कोई ऐसा भी प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व तो करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। जुनून के बातों में बहुत गहराई थी, जैसे वो कुछ बताना चाहती थी पर बता नहीं सकी। रूही को जुनून की घुमावदार बातें समझ नहीं आई और बोली, सोलमेट, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू कर लेगी, बस तुम्हें किसी के साथ का जरूरत है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करे, जैसे तू मेरा करती है। रूही की बात सुनकर जुनून को हसरत की याद आने लगी। हसरत उसे लिए कुछ भी कर सकता था, ये बात जुनून बहुत अच्छे से समझती थी। रूही ने अनजाने में सही बात बोल दी थी। रूही हैरानी से रेस्टोरेंट की बातें करते हुए जुनून से बोली, रेस्टोरेंट में वो वेटर कौन थे? क्या वो डेविल जीजू के दुश्मन थे? और क्या वो सब डेविल जीजू को मारने आए थे? जुनून बोली, मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे। रूही जुनून को गले लगाकर जकड़ते हुए बोली, अब मैं हमेशा तुम्हारे साइड में ही रहूंगी, तुम्हें डेविल जीजू को एक्सेप्ट नहीं करना तो मत कर, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खतरे में नहीं देख सकती, तू ही तो मेरी एक लौटी सोलमेट है। रूही और जुनून ऐसे ही बातें करते हुए रोड साइड में चले जा रही थी। हेवन पैलेस। सभी सर्वेंट अपना काम कर रहे थे। कुछ सर्वेंट गार्डन में खुशी से फूल के गार्डन में फूल लगा रहे थे, तो कुछ लोग फूलों को पानी दे रहे थे। उस गार्डन में हर तरह के फूल थे। कुछ ऐसे फूल थे जो आज तक किसी ने देखे तक नहीं होंगे। वो फूलों का गार्डन बहुत ही खूबसूरत था और उन खूबसूरत फूलों पर सुंदर सी तितलियां थीं, जो उनके खूबसूरती को और भी बढ़ावा दे रही थीं। तभी हेवन पैलेस का सबसे बड़ा गेट खुला और एक लग्जरियस ब्लैक कलर सीधा गार्डन में आकर रुकी। गार्डन में खड़े सभी लोग उस कार को देखकर थोड़ा डर गए और अपने पूरे डिसिप्लिन में काम करने लगे। उन लोगों के चेहरे पर हल्की हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। उसी पल उस कार में से एक बूढ़ी औरत निकली। उन्होंने स्टाइलिश बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें अपने उम्र से थोड़ा काम दिख रही थी, और उनके साथ में ही एक बूढ़ा आदमी निकाला। वो दोनों ही काफी तंदुरुस्त और रौबदार दिख रहे थे। वो दोनों पूरे धोस से पैलेस के अंदर चले गए। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई CEO, सर्फ पॉकेट FM पेयर।